घबराए नहीं, आपकी एक कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम गांव को याद करते हैं और उसकी जो कमी महसूस करते हैं तो लगता है कि वाह, काश हम एक बार गांव हो आते। लेकिन कई बार मौका नहीं मिलता है क्योंकि हम प्रदेश में रहते हैं और ऐसे में देश की खबर मिलती है तो मज़ा आ जाता है। और यही कारण है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। सबसे पहले बात करेंगे साइकिल की। पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही साइकिल रैलियों का दौर अपनी आखिरी चरण में जा पहुंचा। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग जिलों में साइकिल रैलियों का बुधवार को समापन हो गया। बलरामपुर जिले में भी साइकिल रैली निकाली गई। जिलाध्यक्ष ओमकार पटेल, जिला महासचिव इकबाल जावेद, युवजन सभा के अध्यक्ष राकेश यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर अखिलेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। लेकर 12 तारीख तक जो साइकिल कार्यक्रम था, आज इसका समापन दिन है। और ये जो उनके आदेश अनुसार जो जितनी उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको जन जन तक पहुँचाने के माध्यम से चलाया गया था। हम लोगों ने गांव तक पहुंच करके गांव में ये बात बताने की पूरी कोशिश की है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो इतिहास रच दिया है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश और बाहर भी इसका मैसेज गया है कि ये युवा मुख्यमंत्री बहुत बड़े सपने के साथ उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहता है। यूपी में साइकिल की तो धूम मची हुई है भैया। देखिए, आगे भी साइकिल की कहानी है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में सपा की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लोरिक यादव ने कहा कि साइकिल रैली का मकसद जनता से सीधा संवाद बनाना है। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर दोबारा सूबे में सपा की सरकार आती है तो 2017 तक प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वे अभी से जुट जाए और कमर कस लें। साइकिल चलाने का उद्देश्य हमारी पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर 3 साल में जो हमारी सरकार ने जो वादा किया था 3 साल में पूरा करके दिखा दिया और जनहित में जितना काम किया है वो सब जो है हम लोग इस साइकिल रैली के माध्यम से गांव-गांव जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि जो हमारी सरकार ने किया उस सारी उपलब्धियां हम लोग गिनाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो हमारा देश में 5 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत ये साइकिल रैली आज हम लोग निकाले हैं। गली गली, खेड़े खेड़े जिस तरह से साइकिल की सवारी निकल पड़ी है रैलियों की शक्ल में, ऐसे में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। और सरकार के जो भी कामकाज रहे हैं 3 साल में, अगर हम कार्यकर्ताओं की बात माने और उनकी भावनाओं को समझें तो कहा जा सकता है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जब तक जनता को ये एहसास नहीं हो जाता कि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आई है या फिर सरकार के आने का जो असर है वो हुआ है, तो समझा जा सकता है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जब से साइकिल रैली करने की हिदायत दी है तब से सपाई गांव खेड़ों से लेकर शहर शहर तक साइकिल रैली में जुट गए हैं। बस्ती में युवजन सभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव के नेतृत्व में 20 किलोमीटर की रैली निकाली गई। रैली के दौरान
सपा सरकार में मंत्री रामकरण आर्या भी विशेष रूप से मौजूद थे। यात्रा के दौरान मंत्री जी अपनी जुबान पर चाह के भी बेचारे काबू नहीं रख पाए और बसपा प्रमुख मायावती पर टिप्पणी कर बैठे। यही नहीं, मंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी जमकर कोस दिया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उन्होंने अब तक का सबसे बेहतर और सुशील मुख्यमंत्री बता दिया। मुलायम सिंह यादव ने उसका शिलान्यास किया, उन्होंने पैसा दिया और जब हमारी सरकार आई तो पुनः माननीय शिवपाल यादव ने उसका उद्घाटन किया। आज 70 अगर उसमें दम हो और ये जो प्रधानमंत्री हैं अगर इनमें दम हो तो जिस तरीके से हम 3 लाख 5,000 रुपया दे रहे हैं आवास के लिए, नरेंद्र मोदी को भी देना चाहिए। लेकिन वो तो विदेश घूम रहे हैं, वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। लंगड़े बिलाल घरेलू शिकार यही बात करते हैं। हमको मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, जापान का, जर्मनी का। आज देश में गरीबी गिरानी, आज जो परेशानी है उसके लिए हमको अब लड़ना है। और केवल समाजवादी सरकार है, केवल मुलायम सिंह यादव की सरकार है जो इस मुल्क में इंसाफ का राजा काम कर सकती है, नौजवानों को रोजगार दे सकती है, सबके लिए शिक्षा दे सकती है। हम तो अखिलेश यादव जो सबसे कम उम्र का सबसे अच्छा, और मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं, हम अपने नेता को छोड़ने माननीय मुख्यमंत्री जी को तो शायद ही इतना बढ़िया मुख्यमंत्री और जवाब देने वाला कोई मुख्यमंत्री होगा, शायद होगा। मैं नहीं कहता कोई नहीं होगा, लेकिन शायद होगा। हमने कई मुख्यमंत्री को देखा अपनी जिंदगी में, हकलाते हुए देखा है, लेकिन वे साफ इतनी तेजी से अपनी बात कह करके चले जाते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। देखिए कितना बढ़िया से भाषण दे रहे थे नेताजी। लगातार सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे और विरोधियों को निशाना साध रहे थे। प्रधानमंत्री तक को भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के खेल कूद मंत्री रामकरण आर्या बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा क्षेत्र में साइकिल रैली में पहुंचे। साइकिल रैली के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने सूबे की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में बलात्कार और वादा खिलाफी से बड़ा पाप और कोई नहीं। राजनीति में तो बलात्कार और वादा खिलाफी से दुनिया में कोई पाप नहीं होता है। ये डॉक्टर लोहिया ने कहा, बलात्कार और वादा खिलाफी ये सबसे बड़ा पाप है। जो सांसद जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं, मैं उन पर कोई आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन खुद अपने में झांक करके देखें उन्होंने क्या किया है, क्या लाया है, क्या खोया है, क्या पाया है। साल भर बीत गया है, तो अपनी आलोचना करें वो क्या कहते हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। इतना मैं कहना चाहता हूं कि हम केंद्र के सहारे नहीं हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता के विकास के लिए हम सक्षम हैं और पूरा तौर से करेंगे। तो लगातार जिस तरह से साइकिल रैली के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसी में मंत्री जी भी शामिल हैं और साइकिल पर भी सवारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से सरकार ने ठान लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी की जाए और विरोधियों पर निशाना साधा जाए। चलिए इसके बाद भी आगे बढ़ जाते हैं। सत्ता में आने से पहले अखिलेश सरकार ने सूबे के बुनकरों के हालात सुधर जाने के लिए कई वादे किए थे, लेकिन सरकार आने के बाद जैसे सूबे की अखिलेश सरकार बुनकरों को भूल ही गई। सपा सुप्रीमो द्वारा बुनकरों को 24 घंटे बिजली देने का वादा बिल्कुल खोखला साबित होता नजर आ रहा है। संत कबीर नगर में काफ़ी बड़ी आबादी बुनकर के व्यापार पर या व्यवसाय से जुड़ी हुई है और उस पर ही निर्भर है, लेकिन संत कबीर नगर में बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण बुनकर बदहाली की कगार पर पहुंच गए हैं। बुनकरों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले जो वादे किए गए थे, अब सपा सरकार उन्हें लगभग भूल ही चुकी है। पहले से ही सूद के दामों में बढ़ोतरी के चलते बदहाली झेल रहे बुनकरों को
अब बिजली कटौती ने रुला दिया है। इस बदहाली के चलते भारी संख्या में बुनकर बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं। सपा की सरकार आई है तब से 5-6 घंटा बिजली मिलती है और इसी से सब भुखमरी पड़ी है। कितने आदमी मजदूर तबका बम्बई भाग जा रहे हैं भिमंडी में लूम चलाने के लिए। सपा की सरकार आई है तब से एकदम जनता परेशान है, गरीब आदमी भूखों मर जाएंगे। अगर यही रफ्तार रह गई तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। कुटीर उद्योग पूरी तरह से प्रभावित है, खासकर बुनकर, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक सियासत कर रही है। चुनाव के वक्त में लंबे लंबे वादे और पैकेज देने की घोषणा करती है। अगर सबसे कोई ज्यादा बदहाल है तो वो है बुनकर। 5 से 4 घंटा भी लाइट नहीं उनको मिल पा रही है और वो भी मिलती ऐसे वक्त में है जब वो लूम नहीं चला सकते। जैसे शाम के वक्त 6 बजे से लाइट मिलती है जब रोस्टिंग हो जाती है। ऐसे हालत में अगर वो लूम चलाएंगे तो उनके तमाम ट्रांसफार्मर जल जाएंगे। यही वजह है कि आज बुनकर यहाँ से छोड़ करके मजदूरी के लिए बम्बई और दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर रहा है और पूरी तरह से ये कपड़ा उद्योग प्रभावित है, जो हमारे पूर्वांचल में अपने आप को एक पहचान रखता है। तो जिस तरह से सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, उसका जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल देखा जा सकता है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे कि हम अच्छे दिन ला देंगे। अगर हम बुनकरों की बात करें तो अखिलेश सरकार ने चुनावी वादा किया था कि सरकार बनने के बाद बुनकरों की ज़िंदगी में बिजली आएगी, खुशहाली आएगी और उनका जो रोजी रोटी है, उसका जो धंधा है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि इनकी ज़िंदगी जहाँ थी वहीं अटकी हुई है और बुनियादी सुविधाओं से ये वंचित हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि अखिलेश सरकार की जो इच्छा शक्ति है या जो कथनी और करनी में अंतर है वो किस कदर यहाँ के बुनकरों को परेशान करने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में जब एक बड़ा तबका जो इसी पर आधारित है, उन बुनकरों को कहीं ना कहीं से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि आप बिल्कुल अपनी स्थिति में पड़े रहिए और हम सरकार में बने रहेंगे और वाहवाही करते रहेंगे अपनी सरकार की। उत्तर प्रदेश में मानो अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। जी हां, बस्ती में खाकी कमजोरी जैसा मामला सामने आया है। बस्ती में बालू माफिया पर कार्रवाई करने गए एक दरोगा जी और सिपाही की बालू माफियाओं ने जमकर पिटाई कर दी। कार्रवाई करने गए दरोगा जी की पिटाई के बाद यूपी पुलिस की साख गिरती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के विक्रमजीत चौकी पर तैनात एसआई सर्वेश यादव एक सिपाही के साथ बालू माफिया अरविंद सिंह और उसके एक दर्जन गुर्गों ने हमला बोल दिया। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल ये उठ रहा है कि महज एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही के बल पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का भला क्या तुक था। बस में जा रहे थे तो एक ट्रक वाला ऊपर से आदेश थी ट्रक को हटाया जाए, तो करते हुए जा रहे थे तो अरविंद पैलेस पे वहीं गाड़ी खड़ी थी आधा रोड पे। खलासी को बुला के और पूछा जा रहा था किसकी ट्रक है और ड्राइवर आके सामने जाके वहीं बैठा हुआ था। खलासी से पूछा गया कि ड्राइवर बुलाओ, तो ड्राइवर को कहा साहब वही सामने बैठा हुआ है। तो उसको मैं बुलाएं तो आ नहीं रहा था। अब ये नहीं पता था कि उन्हीं का ड्राइवर है, तो बदतमीजी करने लगा। तो उसको बुलाया गया तो उसका हाथ गिर दिया गया कि आओ तब जल्दी गाड़ी हटाओ। तो वो कहा कि हम अभी अरविंद को बुला कर ला रहे हैं। तो उसको बुलाने के बाद गया, उसके बाद सभी लोग वहाँ से भागते हुए डंडा के साथ आए और गाली खोल देने लगे कि मेरी गाड़ी कौन हटाता है, देखते हैं कौन पुलिस वाला हटाता है। उसके बाद दलबाजी से भिड़ गए और गाली को डंडा के साथ पूरा हो गया मारपीट, गाली उतारी होगा। ये अरविंद सिंह कौन है? अरविंद सिंह वही अरविंद प्लेस है जो दाएँ से जिसकी वो है बालू को भी काम करता है। हाँ, बालू माफिया तो है ही है, वो पहले से ही बालू माफिया बहुत। किस पार्टी से इनका संबंध है? क्या किसी पार्टी से है आपकी जानकारी में या इनके घर के कोई लोग? तो यही सबका में थे पहले, हम पता नहीं समझ क्या स्थिति है। ठीक। और चूँकि NH-28 पे ट्रक वगैरह लाइन से लगे थे तो अरविंद होटल सामने ट्रक लगा हुआ था। ये उस ट्रक को हटवा रहे थे क्योंकि कावड़ियों का मूवमेंट था, बहुत अधिक संख्या में कावड़ियों का आवागमन था।
तो ये ट्रक हटवा रहे थे, तो उसी दौरान अरविंद होटल के जो मालिक हैं वो और उनके साथ 15-20 और लोग आ गए, जिन्होंने अभद्रता की चौक इंचार्ज के साथ इस संबंध में थाना छावनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। धारा 147, 323, 504, 332, 353, 393 और 7 CLA एक्ट में, और जो भी नामजद हैं उनके विधिक कार्रवाई की जा रही है, पकड़ की जा रही है। हमारी पुलिस टीम लगी हुई है, पूरा प्रयास कर रहे हैं टीम बनाकर गिरफ्तारी के लिए, और जल्दी इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सच्चाई ये है कि हम लोग तो पहली बात होटल पे रहबे नहीं किए भैया। हमारे होटल के उस बगल टायर मिस्त्री के दुकान पे इन लोगों का झगड़ा हुआ, और हमारा भाई घर पे खाना खाने गया था, और मैं भी था, एक जरूरी काम से बाहर गया था। और जब वहाँ मैंने सुना कि होटल पे झगड़ा हो गया, तो हमारा भाई दौड़ करके आया, अपने भाई के पास मैंने बताया कि कैसा झगड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि राम मोहन यादव से और दरोगा जी से हुआ है। तो राम मोहन यादव से मैंने पूछा कि क्यों झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम बैठे थे, पंचर बनवा रहे थे, दरोगा जी आए कि गाड़ी हटाओ, तो गाड़ी मेरी नहीं थी, हमको मारने लगे। तो मैंने गुहार लगाया, तो होटल के कुछ लोग दौड़े तो दरोगा जी चले गए। मैं वहाँ आया तो मैं किसी को देखा तो है नहीं कि कौन कहाँ था। मैं बड़े साहब को फ़ोन करके बुलाया, हमने कहा साहब यहाँ ऐसी ऐसी बात हो गई है, अगर कोई दिक्कत हो गाड़ी घोड़ा वाली तो हम एक आदमी लगा दें, गाड़ी घोड़ा नीचे उतरवा के खड़ी करा करेंगे। और इतने जानकारी मुझकी थी भैया, मैं नहीं जानता था कि हमारे पीछे कुछ राजनीतिक व्यक्ति लोग लगे हैं कि इनको किसी तरह फंसाया जाए। मेरा बेटा मेरठ में रहता है, उसका सब कुछ निकाल कर देख लें, मेरे बेटे के भी नाम लगा दिए, मेरे भाई के नाम लगा दिए जो घर पे खाना खा रहा था। अगर दरोगा कसम खा करके बता दें कि हम लोग मौके पे थे, तो अगर हमारी फांसी हो जाए तो हमको बहुत उसका गम नहीं है, क्योंकि सच्चाई होनी चाहिए, जो सच्ची बात है वो सामने। कितना टेंशन वाली बात है कि लगातार पुलिस वालों को शिकार बनाया बालू माफिया ने। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। मैं हूं अविंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे तक सिर्फ लेमन न्यूज पर। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस।
फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेस में बढ़ाते हैं गाड़ी आगे खबरों के साथ। बांदा में आबकारी विभाग की टीम और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आबकारी की टीम ने छापा मारकर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाले कारोबारियों का भांडाफोड़ कर दिया है। आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते भारी मात्रा में लाखों की कीमत की अवैध शराब और शराब बनाने के अन्य साजो सामान को बरामद कर लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस के हत्थे 5 आरोपी भी चढ़े हैं। दरअसल आबकारी की टीम को गुप्त सूत्रों से इस गोरख धंधे की जानकारी मिल चुकी थी, जिसके बाद आबकारी ने पुलिस की मदद से छापा मारकर अवैध शराब के धंधे का भांडा फोड़ दिया। लगभग दारू पकड़ी है, जिसमें जो है 38 गत्ते में जो है भरी हुई बोतलों में है और 7 ड्रमों में है। और जो है तो ये सब 225 पेटी के आसपास लगभग जो 6-7 लाख रुपए का माल मतलब जो है तैयार होकर के ये तर्रा जो है तहसील से 100 कदम आगे एक मकान है रोड पर ही, उस पर ही पकड़ा हम लोगों ने। मुखबिर की सूचना उसमें हमारे साथ में हम आबकारी की टीम और पुलिस का तर्रा की टीम सम्मिलित रूप से और उस पर छापा मारा। 5 अभियुक्त मौके से बरामद हुए और इसके तरफ सीलिंग मशीन मिली है, एक बड़ी से सील करते हैं और 40,000 होलोग्राम है, 19,250 के आसपास करीना और मधुरी ब्रांड का राइफल लगा हुआ है, खाली ढक्कन है 5,000 के आसपास और गट्टे हैं खाली, और खाली जो है ये 4200 के आसपास खाली। आगे बढ़ते हैं, सीतापुर चलते हैं। सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में हिंसक घटना के बाद माहौल शांतिपूर्ण दिखाई दे रही है। एकदम शांति वाला माहौल है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। हिंसा और उपद्रव के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था। अभी लेकिन माहौल जो है वो ठीक होने पर लोग अपने अपने घरों से निकले हैं और रोजमर्रा की चीज़ों की खरीदारी भी कर रहे हैं। माहौल शांत करने के लिए पुलिस और समाजसेवी संगठनों ने भी सराहनीय प्रयास किए। उपद्रव के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक का भी शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया। शांति बहाली के लिए सभी स्कूल और कॉलेज यथावत खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिला दिया है। स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस वाला भी यहाँ पर तैनात रखा गया है। कल से स्कूल कॉलेजेस सामान्य रूप से जिस तरह से चलते थे वो चलने के आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अब प्रॉब्लम नहीं है और अभी आगे स्थिति सामान्य बनी रहे इस पर सतत दृष्टि बनाई रखी गई है। माननीय जौनपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार 4 श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 35 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए बेचारे। मड़ियाहू थाना इलाके के नजदीक यह हादसा पेश आया। सभी श्रद्धालु अंबेडकर नगर के रहने वाले थे और विंध्याचल दर्शन करके खुशी खुशी लौट रहे थे। फिलहाल घायलों को वाराणसी इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। विंध्याचल से वापस आ रही तीर्थयात्रियों की बस किसी खड़ी ट्रक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसकी वजह से यहाँ पर 25 मरीजों को भर्ती किया गया है और 8 और 10 हल्की फुल्की चोटें थी जिनको की पट्टी करके छोड़ दिया गया है। इस 25 में 2 मरीजों को बनारस रेफर किया गया है जिनको की गंभीर चोटें आई हुई हैं और 3 मृतक वहाँ से लाए गए हैं। लौट रहे थे, वहाँ से मड़ियाऊ के पास अचानक मतलब बस हमारी वो ट्रक से लड़ गई। उसमें तमाम यात्री घायल भी हो गए और मर भी गए। 4-10 आदमी लगभग मर भी गए हैं। वही मतलब हादसा हुआ है। कब की घटना है? अरे उसमें मतलब कम से कम 45-50 आदमी सवार थे लगभग। अब ये तो मतलब डिटेल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 5 आदमी 6 आदमी से नीचे नहीं मरे। हम लोग जा रहे थे अम्बेडकर नगर। सीतापुर में 2 युवकों को रेल की पटरी की चाबियां निकालते हुए ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से रेल पटरी की 62 चाबियां बरामद की गई हैं। मामला सिंधौली कोतवाली क्षेत्र के मदारीपुर गांव का है। ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने इस आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी लेने के बाद उनके पास से चोरी की गई रेल पटरी की चाबियां बरामद हुई।
फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है कि आखिर 62 चाबी जो है वो कैसे और किस तरह से इन लोगों के पास आए। पब्लिक के जो कि हाथ में लिए होते, कोई 4, कोई 6, कोई 5 चाबी लिए होते, सारे इकट्ठे कुल काउंटिंग की गई तो 61 चाबी मिली है। पड़ेगा कि ये सेफ्टी से अनसेफ हो जाएगा ट्रैक। अगर ये कंटिन्यू चाबियाँ लगातार 10-15 चाबी निकाल दी जाए, 10 चाबी, तो ट्रैक हमारा जो है गेज फैल जाएगा, डिरेलमेंट हो सकता है, गाड़ियाँ गिर सकती है। 10-12 लड़के जब यहाँ पे आए तो देखा तो वो चाबी निकाले थे, तो उन्होंने घेराव करके उनको पकड़ लिया और मारा पीटा। उनसे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद यहाँ से मारते हुए गांव तक ले गए। लोग को ये भी शक हुआ कि मतलब 2-3 चाबी निकाला, लेकिन जब देखा गया 70-80 चाबी निकली हुई थी और बोल्ट भी ढीले कर चुके थे। हमें ये लग रहा था कि बहुत बड़ा हादसा करने वाले थे ये लोग, और ये हादसा जो है होते होते टल गया। लगभग 2 पट्टी निकाल दी थी, 2 पट्टी लगभग 20 फलंग, तो जॉइंटों की निकाल दी इन लोगों ने। चोर तो चोर होते हैं, इसलिए ग्रामीणों ने बहुत मारा। अब बढ़ते हैं आगे। शामली में थाना कांदला क्षेत्र में रहने वाली 12 कक्षा की छात्रा के अपहरण के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। अपहर्ता के परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले के दबंगों ने ही उनकी बेटी का अपहरण किया है। उनका कहना है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। वहीं इस मामले पर जब एसपी शामली से बात की गई तो उन्होंने तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। स्टूडेंट है कामना करते की ही उसके परिजनों का आरोप है कि उसके पड़ोस के 2 लड़कों को मर्डर कर दिया। इस संबंध में थाने पर भी तहरीर नहीं मिली। जो भी लिख के देते हैं, जैसा भी आरोप लगाते हैं वैसे ही आरोपी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लड़की को शीघ्र रिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहली तारीख की रात को हमारी लड़की का अपहरण करके केलो या मुँह दबा के या किसी भी तरह भगा के ले गए मोहल्ले के ही। और तनवीर नाम है लड़के का, बाप का नाम नफीस है जी, और हम गरीब आदमी हैं जी। मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ जी। अब हमें धमकियाँ दे रहे जी, पता नहीं लग रहा, हम थक गए। इस देश में नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ कई बार इस तरह की घटनाएं आती हैं जैसे में लगता है कि वाकई बच्चियों के प्रति, छात्राओं के प्रति इस देश की और इस समाज की जो सोच है उसमें अगर गंभीरता हो जाए तो इस तरह की घटना ना आए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज भी बच्चियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस पे इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ, और जब भी आपको समय मिले तो आप देखते रहिए और अपनी राय हमें देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।